हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम हिस्ट्री के अंदर क्लास 10th हिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। उसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। ये जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में जो है हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से भाई यहाँ पे शुरुआत हुई प्रिंटिंग की। भाई प्रिंटिंग कैसे शुरू हुआ, चाइना में कैसे आया, चाइना से आगे कैसे स्प्रेड हुआ, चाइना से आगे जाके भाई जापान में कैसे स्प्रेड हुआ, जापान में कौन सी बुक लिखी गई, उसके बाद में यूरोप कैसे लिखा, यूरोप कैसे गया, और उसके बाद में हमने देखा मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स में कमियां क्या थी, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी कैसे यूरोप पहुंचा, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको पार्ट फर्स्ट में मिल जाएंगी। पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप उसको क्लिक करके वहाँ पे पार्ट फर्स्ट को पहले देख सकते हैं। पहले अगर कोई सेकंड पार्ट को डायरेक्टली देख रहा है तो मैं उसको पहले ही एडवाइस करूँगा, गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है उसमें देखेंगे। हमने देखा था भाई मैन्युस्क्रिप्ट जो थी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी, जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड बढ़ रही थी किताबों की, उसको भाई किताबों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी तो उसकी डिमांड को पूरा किया किसने? भाई इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी किताबों की, एकदम से किताबें आनी चाहिए, खूब लोग मांग करने लग गए। तो इसका ब्रेक थ्रू, जैसे मैंने बोला था, ब्रेक थ्रू मिला स्ट्रासबर्ग जर्मनी के अंदर। किसको? जोहानन गुटेनबर्ग को 40s 30s के अंदर। तो आज आगे डिस्कस करेंगे क्या टेक्नोलॉजी थी, कैसे प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। जो गुटेनबर्ग हैं भाई मर्चेंट के बेटे थे, काफ़ी पैसा था, काफ़ी बड़ा एक साम्राज्य था उनके पास। ठीक है, उन्होंने बचपन से ही ऑलिव प्रेसेस देखी थी और वाइन प्रेसेस देखी थी। कहने का मतलब जो ऑलिव ऑयल निकालते थे उनकी प्रेसेस देखी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने जो पॉलिशिंग होती है स्टोन्स की उनको सीखा। एक बहुत अच्छे गोल्ड स्मिथ बन गए। कहने का मतलब वो धीरे धीरे सांचे टाइप के ऑर्नामेंटल जैसे काम होता है ना, उस टाइप से एक गोल्ड के सांचे टाइप के बनाने लग गए। मतलब अक्षरों के जैसे लिख लेते, राइटर्स जैसे वर्ड्स होते हैं उनको राइट करते और उनकी थोड़े थोड़े सांचे मोल्ड्स जो हैं वो बनाने लग गए। मोल्ड्स होते हैं ना सांचे टाइप के, जैसे रबर की स्टैंप होती है उसके ऊपर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें रखी होती हैं। तो इस टाइप की चीज़ें करने लग गए। इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने ऑलिव प्रेस की टेक्नोलॉजी को, भाई ऑलिव प्रेस में जिस तरीके से दबा के भाई लेटर्स को जैसे गुदाई करी जाती है, नहीं जैसे ऑलिव प्रेस के अंदर ऑलिव ऑयल निकाला जाता है दबा करके, उसी तरीके की सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ करी। उसके अंदर उन्होंने जो अक्षर माउल्ड्स होती हैं, भाई जो लेटर्स थे उनकी माउल्ड्स बना ली, छोटे छोटे सांचे टाइप के बना लिए। जैसे ईंट का आपने देखा होगा, ईंट के ऊपर प्रिंटिंग होती है या कोई और चीज़ के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है गुदाई की हुई थोड़ी सी, तो ऐसे सांचे टाइप के वर्ड्स के बना लिए। और जैसे टाइपराइटर होता है वैसे काइंड ऑफ जो मशीन थी उसके ऊपर उनको चिपका दिया। चिपका के क्या किया उन्होंने, भाई अगर आप लेटर को हिट आउट करोगे तो वो उसके ऊपर प्रिंट होगा, वो इंक के अंदर डूबेगा, वहां से उसके ऊपर प्रिंट आउट करेगा। तो ऐसी जो प्रेसेस हैं उन्होंने ऐसी प्रेस सबसे पहले डेवलप कर दी। और ये जो प्रेस है 1448 के अंदर सबसे पहले परफेक्टेड सिस्टम के अंदर या परफेक्टेड कंडीशन में अवेलेबल थी। और उसी से सबसे पहली बुक जो है उन्होंने छापी वो थी बाइबल। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय द फर्स्ट प्रिंटेड मशीन इज बाइबल। देखिए हमारे यहाँ कस्टम है, हर जगह ही कस्टम होता है कि द फर्स्ट थिंग इज डेडिकेटेड टू द गॉड। क्या पता है इसी वजह से उन्होंने गॉड को डेडिकेट करने के लिए बाइबल सबसे पहले छापा हो। सबसे पहली किताब छापी गई गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबल। उसके फीचर कुछ इस प्रकार थे, क्वेश्चन आ सकता है कि पहले द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय द बाइबल, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग, ठीक है, एंड राइट इट्स फीचर। तो भाई द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय बाइबल द बाय गुटेनबर्ग इज बाइबल। इट हैज, भाई फीचर क्या है कि भाई 180 कॉपियां टोटल 3 सालों में छापी गई। आप सोचेंगे भाई ये तो 3 सालों में, कहने होता है 1 साल में 60 कॉपी छपी थी, तो बहुत धीमी स्पीड थी। लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग ये जो स्पीड थी बहुत फास्ट थी, बहुत तेजी थी, या बहुत तेज से ये प्रिंटिंग उस समय मानी जाती थी। प्लस साथ ही साथ इसके ऊपर मेटल लेटर्स की मदद से किया गया सारा का सारा काम। जैसे मैंने बोला कि मेटल लेटर्स इमिटेट किए गए या बनाए गए और उनके ऊपर कहने होता उसके थ्रू इसकी प्रिंटिंग हुई। बॉर्डर जो थे वो बहुत ही खूबसूरती से इसके सजाए गए आर्टिस्ट के द्वारा। ठीक है, जो रिच कॉपीज, जो रिच लोगों के लिए जो कॉपीज थी यहाँ पे, उन कॉपीज के अंदर जो बॉर्डर्स थे या जो स्पेसेस थे वो खाली छोड़े जाते थे, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज। देखिए बॉर्डर्स क्यों खाली छोड़े जाते थे, ताकि उसके अंदर उनको जो पसंद हो वो छपवाया जाए। लेकिन कॉमन पीपल वाली बुक्स के अंदर बॉर्डर्स को पहले से ही डेकोरेट कर दिया जाता था, क्योंकि आपको पता है कोई चीज़ कस्टमाइज करी जाती है तो बहुत महंगी पड़ती है, तो इस वजह से ऐसा किया गया। तो हमने देखा प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो गया और खूब सारी किताबें यहाँ पे आ गई और उनके फीचर्स हमने देखे। ठीक है, उसके बाद में देखिए
क्या हुआ, धीरे धीरे 40s 50s के बाद में भाई जैसे वो मशीन बन गई उसके बाद में 50s तक, कहने का मतलब खूब सारी प्रिंटिंग प्रेस जो हैं बनी और पूरे यूरोप के हिस्सों में पहुंची और वहाँ पे भाई खूब सारी प्रेसेस लगा के काम होने लगा, ठीक है। और जिससे बुक प्रोडक्शन में इंक्रीज आया। अगर बात की जाए 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की 1450 के अंदर सिर्फ 20 मिलियन किताबें थी, लेकिन वो बढ़ के 16th सेंचुरी में, कहने का मतलब 1500 के अंदर वो बढ़ के 200 मिलियन कॉपीज हो गया, 200 मिलियन कॉपीज तक वो इंक्रीज हो गया। तो ये प्रोसेस हो पाई या ये इंक्रीज हुआ जो प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की गई गुटेनबर्ग के द्वारा। और इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से प्रिंट रेवोल्यूशन आया। ये किताबों में एकाएक इंक्रीज हुआ, जो वृद्धि हुई उसको कहा गया है प्रिंट रेवोल्यूशन, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंट रेवोल्यूशन। एंड एट दैट टाइम देयर इज ए रैपिड राइज इन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है, इंक्रीज हुआ। आगे देखते हैं, आगे फिर क्या हुआ, इससे क्या बदलाव पड़ा कि भाई क्या हुआ। तो यहाँ पे जो टॉपिक है उसका नाम है प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। बाय प्रिंट रेवोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट। बाय प्रिंट जो है बड़े पैमाने तक लोगों तक पहुंचा। इसने लोगों की ज़िंदगी को, लोगों के रिश्तों को, जो सूचना के साथ या नॉलेज के साथ, उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन के साथ जो रिलेशन है उनको चेंज कर दिया। कहने का होता अथॉरिटीज़, इंस्टीट्यूशन, चर्च की जो सिस्टम था, मोनार्की था, उनको देखने का नज़रिया बदल गया। अब लोगों का परसेप्शन हैज़ बीन चेंज्ड, लोगों की परसेप्शन नज़रिया बदल चुका था। अब वो अलग तरीके से चीज़ों को देखते थे। कहने का मतलब अब वो हर चीज़ को एनालिसिस करना शुरू उन्होंने कर दिया। और एक ऐसी पब्लिक आई जो पढ़ी लिखी थी, जो जानकार थी, जो चीज़ों को एनालिसिस करती थी, कहीं सुनी पे नहीं विश्वास रखती थी, खुद पढ़ के उन चीज़ों पे बिलीव करती थी। एंड ओरल कल्चर था, कहने का मतलब पहले चीज़ें ओरली लोगों तक पहुंचती थी, लेकिन वो बाद में एक रीडिंग कल्चर में डेवलप हो गया। तो भाई जैसे जैसे किताबें बढ़ी, बहुत सारे रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ, किताबों की मांग की गई। भाई पुअर लोगों के लिए भी किताबों की मांग की गई, तो बहुत सारी मार्केट के अंदर किताबें भर गई, आ गई। तो पहले जो लोग थे सिर्फ ओरल कल्चर में जीते थे। कहने का मतलब जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, नोट्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं। आप एक चीज़ देखेंगे, जितने भी मेरे नोट्स हैं बहुत ही अच्छे लिखे गए हैं, बहुत ही क्लियरली हर चीज़ इनमें दिखेगी आप लोगों को। आप मेंशन करके आप मेरे व्हाट्सएप पे, या फिर मैं थोड़े दिनों में टेलीग्राम अकाउंट भी जोड़ दूंगा, प्लस मेल के थ्रू भी आप ये नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ओरल कल्चर जो है वो पहले हुआ करता था। क्या हुआ करता था, पहले लोक कथाओं को, लोक कहानियों को लोगों को सुनाया जाता था और ओरली ही वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचती थी, ठीक है। बट ये ट्रेडिशन जो था, ये मतलब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे लेकिन किताबों के आने से ये थोड़ा चेंज होने लग गया। अब हियरिंग पब्लिक जो थी वो रीडिंग पब्लिक में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन ये जो ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन किसको कहते हैं भाई, जो गैप था, कहने का एक साल से, मतलब कहने का मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाना, कहने का मतलब ओरल कल्चर से रीडिंग कल्चर में जाना, ये कोई आसान तो था नहीं, बहुत लंबा समय इसको लगा, क्योंकि किताबें इतनी अवेलेबल नहीं थी, लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं था, तो लोगों को किताबें पढ़ाने या उन तक किताबें पहुँचाना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो सबसे पहले भाई धीरे धीरे जो ब्लाड्स थी, फोक टेल्स थी, उन तक लोगों तक पहुंचाया गया, ताकि लोग उनको सुन भी सकें और उनके अंदर उनको पढ़ने का भी उसके बाद में इंटरेस्ट जागे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे लोग आपस में पढ़ने लग गए, कुछ लोग प्रयास करने लग गए, और कहने का मतलब धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं, ओरली जो चीज़ें हैं, जो ओरल जो पब्लिक है वो धीरे धीरे रीडिंग पब्लिक से इंटरमिंगल हो गई, आपस में कन्वर्ट हो गई, और धीरे धीरे लिटरेसी रेट राइज अप हो गई। और इसी प्रकार रीडिंग पब्लिक आ गई, या एक चारों ओर रीडिंग का माहौल बन गया। और ऐसे ही जब किताबें आने लगी, तो आपको पता है कि भाई किताबें हर कोई वेलकम नहीं करता है। प्रिंट की वजह से क्या हुआ, प्रिंट की वजह से बड़े पैमाने पे आइडियाज़ हैं वो सर्कुलेट हुए, और आइडियाज़ सर्कुलेट हुए। देखो, अगर आइडियाज़ सर्कुलेट होंगे तो डायलॉग और डिबेट होंगे, कहना डिबेट और डिस्कशन होगा। भाई मैं हूँ, जैसे अगर आप हैं, आपको कोई चीज़ पता नहीं, तो आप उस पर डिस्कशन और डिबेट क्या करोगे। लेकिन धीरे धीरे जब किताबें पहुँचने लगी, लोग पढ़ने लग गए, तो आइडियाज़ पहुँचने लग गए, तो लोग डिबेट और डिस्कशन करने लग गए। बट हर कोई इन आइडियाज़ को वेलकम नहीं करता था, हर कोई इनको चाहता नहीं था ऐसे आइडिया पहुँचे, ठीक है। क्योंकि ये था कि आइडियाज़ पहुँचने से हर कोई इसको वेलकम नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे लोग थे जो इसको वेलकम नहीं कर रहे थे, जैसे
जैसे रिलीजियस अथॉरिटीज़ नहीं चाहती थी उनके आइडियाज़ उन पहुँचे लोगों तक, चर्च नहीं चाहते थे, मोनार्क नहीं चाहते थे, आर्टिस्ट नहीं चाहते थे, और भी लोग नहीं चाहते थे। देखिए कैसे कैसे नहीं चाहते थे भाई, कहने का तो जब आइडियाज़ मैसेजेस पहुँचे तो लोगों को अलग अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करेंगे, लोग अलग तरीके से इन चीज़ों को देखेंगे। पहले चर्च ने कुछ कह दिया, जैसे रिलीजियस अथॉरिटी चर्च था, उसने कह दिया, लोगों ने मान लिया कि भाई चर्च ऐसे कह रहा है, ऐसा है, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ। लेकिन बाद में जब बाइबल ही अवेलेबल होने लग गई या किताबें अवेलेबल होने लग गई तो चीज़ उन लोग उनको देखने लग गए, उनको एनालिसिस करने लग गए, उनके खिलाफ क्वेश्चनिंग करने लगे। ऐसा ही मोनार्क्स का था, पहले राजाओं ने अपने सिस्टम को सही बता रखा था, अपने डिसीजन को सही बता रखा था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे थिंकर्स की आइडियोलॉजी आई जिन्होंने मोनार्क्स का क्रिटिसाइज किया, तो ऐसे ही हुआ। आर्टिस्ट जो थे, देखिए जैसे आर्टिस्ट हैं, कलाकार, उन्होंने कुछ कह दिया, वो भी कभी भी अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहेंगे। ऑर्थोडॉक्स हैं, कंजर्वेटिव राइटर्स हैं, वो भी नहीं चाहेंगे। तो वो कहते थे अगर लोग कहने का मतलब पढ़ेंगे तो वैल्यूएबल लिटरेचर खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब ये लोग क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही चर्च था, चर्च सोचता था कि अगर ऐसा हुआ तो लोग इरिलीजियस हो जाएंगे, अधार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, रिबेलियस हो जाएंगे, धर्म उनसे पूरा का पूरा धर्म से अलग विपरीत बातें वो करने लग जाएंगे। लेकिन ये डरा रहे थे कि भाई ऐसे नहीं हो, क्योंकि उनको पता था वो लोगों को कैसे पागल बनाते थे। तो कहने का मतलब चर्च नहीं चाहता था कि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे, ठीक है। और भी कई लोग थे जो चाहते थे कि ये प्रिंट नहीं आए, लेकिन फिर भी प्रिंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई प्रिंट ने कैसे, देखिए अलग अलग चीज़ें मैंने इस वाले जो टॉपिक है इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि राजा सोचता था, अगर जो चर्च था वो सोचता था कि अगर आएगा तो लोग रिबेलियस हो जाएंगे, इरिलीजियस हो जाएंगे, और जो वैल्यूएबल लिटरेचर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रिलीजियस अथॉरिटी या चर्च सोचते थे कि जो किताबें हैं वो उनके खिलाफ क्वेश्चनिंग खड़ी कर देंगे, लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे, और आगे हम देखेंगे उनके खिलाफ क्वेश्चनिंग भी हुई है। राजा भी चाहते थे कि अगर नई टेक्नोलॉजी आई तो लोग उनके सिस्टम को या उनके जो सिस्टम है उसको करेंगे, और नए सिस्टम की जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी या रिपब्लिक सिस्टम है उसकी मांग करेंगे। और आगे आप देखेंगे भी कि कैसे अलग अलग मूवमेंट्स होंगे, कैसे जो चर्च के खिलाफ है वो बातें करी जाएंगी। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल देखा कि भाई लोग जैसे जैसे किताबें आने लग गई उससे कैसे एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा, कैसे उसका असर पड़ा, और कैसे एक रेवोल्यूशन खड़ा हो गया। हमने देखा मार्टिन लूथर एक रिलीजियस रेफॉर्मर थे, धर्म सुधारक थे इंग्लैंड यूरोप के अंदर, ठीक है। उन्होंने एक किताब जिसका नाम था 95 थीसिस नाम की किताब 1517 में लिखी या छापी, जिसके अंदर उन्होंने जो रोमन कैथोलिक चर्च था, क्रिश्चियन का जो चर्च था या जो अथॉरिटी थी रोमन कैथोलिक चर्च, उसके खिलाफ लिखा, और उसके किस तरीके से लोगों को, कहने का मतलब वो मतलब लोगों को कैसे पागल बनाते हैं या कैसे प्रैक्टिस रिचुअल्स के नाम पे लूटते हैं उसके बारे में लिखा। और उसकी एक कॉपी विटनबर्ग चर्च के बाहर भी चिपका दी, और चर्च को बोल दिया कि आपके अंदर हिम्मत है तो हमसे, कहने का मतलब डिबेट करो, डिस्कशन करो, आपको लगता है कि आपके आइडियाज बेटर हैं तो हमसे इसके अंदर करो। तो जैसे ही किताब छपी तो बड़े पैमाने पे लोगों ने पढ़ी और खूब बड़े पैमाने पे लोगों तक पहुंची। तो क्या हुआ, एक साथ कहने का तो देखिए 5000 कॉपियां पहले एडिशन में आई और तुरंत बिक गई, और नया एडिशन भी आ गया। तो जिससे क्या हुआ, चारों ओर भाई चर्च के खिलाफ लोग बात करने लग गए, एक सेक्शन बन गया, एक नया जो सेक्शन था राइज अप हुआ, एक मूवमेंट खड़ा हुआ जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन मूवमेंट। भाई जिससे क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन मूवमेंट से जो क्रिश्चियनिटी है दो भागों में बट गया, एक तो रोमन कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, और इसी वजह से क्रिश्चियनिटी में डिवीजन हो गया, और कुछ लोग जो थे रोमन कैथोलिक को मानने लग गए, और जो नया सेक्शन जो यहाँ पे आया, जो नए सिस्टम को मानता था, नए रिलीजियस सिस्टम को मानता था, जो पुराने रीति रिवाजों का खंडन करता था, रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ था, वो यहाँ पे आ गया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट रिलीजन। तो हमने देखा कैसे जो है यहाँ पे जो रिलीजन है उसके खिलाफ आवाज़ उठी, और कैसे उसके अंदर चेंजमेंट प्रिंट रेवोल्यूशन से आया। और इसी की तारीफ करते हुए भाई कि मार्टिन लूथर ने कहा कि प्रिंट इतना अच्छा है, प्रिंट की वजह से इतना सब कुछ हो पाया, रिलीजन के अंदर चेंज हो पाया। ये स्टेटमेंट कई बार एक नंबर में पूछ ली जाती है कि भाई क्या कहा प्रिंट की तारीफ में, प्रिंट को प्रेज, हाउ डिड मार्टिन लूथर प्रेज प्रिंट। तो प्रिंट टू प्रेज प्रिंट, मार्टिन लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। प्रिंट जो है अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का, एंड द ग्रेटेस्ट वन, और सबसे विशाल काय है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा, तो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं भाई वो कहते हैं कि प्रिंट रेवोल्यूशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रेफॉर्मेशन या धर्म सुधार आंदोलन के अंदर, ठीक है। तो हमने देखा कैसा है यहाँ पे हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे जब चर्च को भाई ऐसे पता लगने लगेगा कि हमारे खिलाफ ऐसे लिखा जा रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो चर्च कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा।
चर्च जो था धीरे धीरे बड़े पैमाने पे किताबें लिखे जाने लग गई, लोग उनको देख के, कम एजुकेटेड लोग भी चर्च के खिलाफ आवाज उठाने लग गए। ऐसा ही एक इंसिडेंट देखा गया, मनीशियो नाम के एक पर्सन थे, देयर वाज ए पर्सन कॉल्ड मनीशियो। मनीशियो वाज ए मिलर ऑफ इटली, ठीक है। उन्होंने अपने आसपास के अंदर जो किताबें थी वो पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे खुद ने किताबें भी लिखना शुरू किया, और अपनी किताबों में वो बाइबल के जो मैसेजेस थे, बाइबल क्या कहता है उसको एक्सप्लेन करते थे, और बहुत ज़्यादा जानकारी गॉड के बारे में देते थे कि गॉड की क्रिएशन कैसे हुई है, और ज़्यादातर जो चीज़ें जो थी वो क्रिटिसाइज करते थे। रोमन कैथोलिक चर्च को उन्होंने अपनी किताबों में क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो जब रोमन कैथोलिक चर्च को ऐसा इंफॉर्मेशन पता चली तो उन्होंने उनके खिलाफ जांच करवाई, ठीक है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ आपकी बुक में, रोमन कैथोलिक चर्च बिगिन इंक्वेशन। इंक्वेशन मतलब आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसका मतलब है जांच पड़ताल करना, और उनके आइडियाज जो थे उनको कहने का मतलब चर्च के खिलाफ पाया गया। जब पाया गया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, बाद में उनको एग्जीक्यूट मार दिया गया। तो देखिए चर्च किस प्रकार अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए कैसे एक्टिविटीज़ कर रहा था, और इसी प्रकार चर्च ने अपने जो फेथ है या अपने जो आइडियाज़ हैं उनको चैलेंज करने के, या रीडिंग को रोकने के लिए, या जो कल्चर डेवलप हो रहा था लोगों के अंदर रीडिंग कल्चर, उसको रोकने के लिए, ऐसी किताबों को प्रिवेंट करने के लिए जो उनके खिलाफ लिखती थी, उन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल लगाना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक इंडेक्स टाइप का, कहने का मतलब जैसे ऐसे होती है ना एक एंट्री बुक जिसके अंदर हम एंट्री कर लेते हैं ये किताबें हैं जो चर्च के खिलाफ उल्टा लिखती हैं और ये किताबें मार्केट के अंदर बैन है, एक लिस्ट ऑफ बैन बुक्स कैरी आउट करने लग गए जिसको इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स कहते हैं 1558 में। तो चर्च ने अपने खिलाफ विरोध को रोकने के लिए ऐसे स्टेप्स लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे स्टेप्स लेना शुरू कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चर्च जो है, प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा और प्रिंट से क्या क्या हुआ, प्रिंट से कैसे धर्म के अंदर बदलाव हुए, बाद में चर्च ने कैसे अपने आइडियाज़ को बचाए रखने के लिए कैसी चीज़ें करी। अगला जो टॉपिक है वो है द रीडिंग मैनिया। कहने का मतलब कैसे चारों ओर, रीडिंग मैनिया मीन्स दैट एनवायरनमेंट एट विच लॉट ऑफ पीपल, या फिर एनवायरनमेंट इन विच लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट रीडिंग, या फिर बुक्स को पढ़ने लग जाएं या रीडिंग का माहौल बन जाए। तो ऐसा जो बदलाव आया 17th और 18th सेंचुरी में आया, जो बहुत तेजी से लिटरेसी रेट यूरोप के अंदर बढ़ा, बहुत सारे स्कूल खुले, चर्च ने भी स्कूल लगवाए, बहुत सारे लोगों ने भी स्कूल लगवाए, और जब लोगों ने पढ़ा तो उनके अंदर लिटरेसी रेट बढ़ा। तो अब लोग जो थे वो बहुत बड़े पैमाने पे किताबें पढ़ना चाहते थे, लिटरेसी रेट बढ़ चुका था। धीरे धीरे पुअर लोगों के लिए भी किताबें छपने लग गई, ठीक है। पुअर लोगों के लिए किताबें छपने लग गई तो पॉपुलेट लिटरेचर जो है वो यहाँ पे आने लग गया। धीरे धीरे पैडलर जो हैं, पैडलर होते हैं जो घूम घूम के किताबें बेचते हैं, वो भी गरीब लोगों के हिसाब से किताबें बेचने लगे। ये जो किताबें जो थी इंग्लैंड के अंदर जो बेची जा रही थी वो या तो कोई अलमैंक्स थे, अलमैंक्स जैसे हमारे दिनांक होते हैं ना, हमारे कैलेंडर होता है जिसके अंदर वास्तुशास्त्र सब कुछ होता है, ऐसे दिनांक थे, या फिर ब्लाड्स थी, या फोकटेल्स थे, लोक कथाएं या लोक कहानियां उसके अंदर लिखी जाती थी, जो लोगों तक, कहने जो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब की किताबें हैं वो लोगों तक पहुंचने लगी। ऐसे ही इंग्लैंड में धीरे धीरे बहुत सस्ती किताबें छपने लगी, और जो पैडलर्स थे वो अपने साथ इन किताबों को कैरी करते थे, और इन किताबों को क्या कहा करते थे, पेनी चैप बुक्स कहा करते थे। पेनी चैप बुक्स, पेनी मतलब चवन्नी, चवन्नी मतलब सस्ती सस्ती किताबें यहाँ पे थी, और इन्हीं किताबों को फ्रांस के अंदर ब्लेथो ब्लू कहा करते थे। क्या कहा करते थे, ब्लेथो ब्लू। ये कहने का था सस्ती किताबें थी जिनकी पुअर क्वालिटी पेपर पे इनको लिखा जाता था और ब्लू कवर में इनको कवर किया जाता था। धीरे धीरे और भी किताबें आने लग गई, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, वो भी बड़े पैमाने पे लिखने लग गए, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पे प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, और ये सब हुआ, और खूब सारी किताबें पहुंचने लग गई, लोग पढ़ने लग गए, आइडियाज़ पहुंचने लग गए। इसीलिए इस पीरियड को रीडिंग मैनिया कहा है, इसीलिए इस पीरियड को 17th-18th सेंचुरी वाले पीरियड को रीडिंग मैनिया कहा है, क्योंकि इस समय खूब सारी किताबें लोगों तक पहुंची। और इसी वजह से भाई, इसी वजह से बोला गया कि रीडिंग मैनिया की वजह से या रीडिंग कल्चर की वजह से साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट भी डेवलप यहाँ पे हुआ। किसकी वजह से, स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। कैसे हुआ कि भाई प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो साइंटिफिक आइडियाज थे वो बड़े पैमाने तक लोगों तक पहुंच पाए, कॉमन पीपल उनको पढ़ पाए। क्योंकि क्या हुआ, पहले के अगर समय की बात की जाए, एंशिएंट पीरियड की बात की जाए, तो उस समय जो खोजें हुई वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। क्यों नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इन्फॉर्मेशन का कोई सोर्स नहीं था पहुंचाने का। तो कहने का था जो पर्सन डिस्कवर करने वाला था वो वहीं तक सीमित रहती बात थी, या फिर उसके आसपास के एरिया तक। तो कहने का, लेकिन जब बाद में प्रिंटिंग प्रेस आए, इससे वो जो उनकी आइडियोलॉजी
टेक्नोलॉजीज थी या फिर उनके जो आइडियाज़ थे या फिर उनके जो इनोवेशंस थे या उनके कोई डेवलपमेंट्स थे वो लोगों तक पहुंच पाए, उनको बड़े पैमाने पे छापा गया। जैसे मैप्स छापे गए, साइंटिफिक डायग्राम छापे गए, डिस्कवरीज छापी गई, और जब लोगों तक वो पहुंची तो लोगों ने बड़े पैमाने पे उनको पढ़ा और उसके हिसाब से नए डिस्कवरीज कैरी आउट करी गई। और इसी पीरियड के अंदर आइजैक न्यूटन हुए, उन्होंने बड़ी डिस्कवरी कैरी आउट की और उनके आइडियाज़ जो हैं वो बड़े पैमाने तक लोगों तक पहुंच पाए। और वो किस लिए पहुंच पाए? क्योंकि उसके अंदर प्रिंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और ऐसा पहले पॉसिबल नहीं था क्योंकि प्रिंट ऐसा नहीं था। तो प्रिंट ने स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसी प्रकार जो फिलोसफर्स के आइडियाज़ थे या इंटेलेक्चुअल थिंकर्स के आइडियाज़ थे उनको भी फैलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे थॉमस पेन थे, वोल्टायर थे, जीन जैक्स रूसो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने क्रांति होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि इन्होंने क्या दिया था? आइडियोलॉजी दी थी, धर्म। इन्होंने बताया था कि कैसे जो हैं वो राजा सिस्टम लोगों को लूट रहा है, सारी चीज़ें उन्होंने क्रिटिसाइज़ की। और ऐसे जो आइडियाज़ थे वो लोगों तक पहुंच पाए प्रिंट की वजह से, और इसी वजह से पहुंच पाए और जा पाए। और चारों ओर एक साइंटिफिक या रैशनल, कहने का तर्क संगत या एक जैसा या फिर ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हुआ जहाँ पे लोग चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करने लग गए, देखने लग गए, उनके लिए रीज़न मांगने लग गए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हो पाई किस वजह से? क्यों? क्योंकि प्रिंट यहाँ पे आया। हमें कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना है क्या कि प्रिंट रेवोल्यूशन ने कैसे इम्पैक्ट पहुँचाया स्प्रेड ऑफ आइडियाज़, या प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में, प्रिंट रेवोल्यूशन क्या, कैसे आया, कैसे पहुँचा और कैसे उसका स्प्रेड आउट हुआ। और अगला जो टॉपिक है वो अगले सेक्शन में करेंगे, पार्ट 3 में, और उसके अंदर देखेंगे प्रिंट रेवोल्यूशन ने कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैंने बोला ना कि आइडियाज़ पहले जीन जैक्स रूसो के, तो इसको बड़े एलेबरेट वे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया प्रिंट रेवोल्यूशन ने, वो देखेंगे अगले वाले सेक्शनों में। मुझे उम्मीद है सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी, और इसी प्रकार पढ़ते रहिए। कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो तो मुझे आप फिर से मैं जो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। कमेंट्स आप कभी भी किसी भी प्रकार का, चाहे आपको सही लगे या नहीं लगे, आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इसी तरीके से करते रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसी सारी चीज़ें करिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे यही हमेशा ये रहता है कि बस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट मतलब कंटेंट को अप्रिशिएट कीजिए। देखिए नोट्स हैं, बहुत अच्छी मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये नोट्स करे हैं, तो मैं उनको सबसे पहला क्रेडिट तो उनको देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स उन्होंने किए हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स मेरे लिए हमेशा से ही, और मैं भी स्टूडेंट के लिए हमेशा से ही ऐसे हेल्पफुल बना रहूँगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू so much for watching video and thank you so much for giving time. Thank you.